नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हॉर्नबिल बुक की पोयम फॉर चाइल्डहुड। सबसे पहले इस पोयम को हम अच्छे से समझेंगे कि पोयम में क्या क्या बताया गया है। उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे जो कि लॉन्ग टाइप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये करेंगे जो कि इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है और इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। और फिर तीसरा क्वेश्चन ये करेंगे, तो ध्यान से समझना। तो देखिए, सबसे पहले हम पोयम समझ लेते हैं। पोयम फॉर नाम क्या है? चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, और इसके कवि कौन हैं? मार्कस नेटन इसके कवि हैं। तो देखते हैं कि इनने पोयम में क्या क्या बताया है। तो देखिए, जो कवि मार्कस नेटन हैं, ये इस पोयम में पूछते हैं कि उनका बचपन कब खो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। वो कहते हैं शायद जब वो 11 साल के थे तब उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि स्वर्ग और नरक जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। यदि इनका अस्तित्व होता तो कहीं ना कहीं भूगोल की किताब में या फिर एटलस में, अब देखिए एटलस क्या कहलाता, मानचित्रों की पुस्तक को एटलस कहा जाता है। तो यदि स्वर्ग और नरक होते तो कहीं ना कहीं भूगोल की किताबों में या फिर एटलस में जो है उनका वर्णन होता, लेकिन कहीं भी नहीं है, यहां तक नक्शे में भी नहीं दर्शाए गए हैं। तो कवि को ये एहसास कब होता है कि स्वर्ग और नरक का कोई अस्तित्व नहीं है? 11 साल की उम्र में होता है। और कवि आगे बताता है कि जो वयस्क लोग होते हैं, मतलब जो उम्र में बड़े होते हैं, वे लोग केवल उपदेश देते हैं, प्यार की बातें करते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं मानते हैं। वो पाखंड दिखाते हैं, दोहरे मानक बनाते हैं। दोहरे मानक का मतलब है बच्चों के लिए अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, भले ही वो खुद मानते हों या ना मानते हों। फिर कवि आगे बताता है कि उसका बचपन पता नहीं कहाँ खो गया, शायद किसी भूली बिसरी जगह पे खो गया हो, या फिर किसी शिशु यानी एक नवजात बच्चा, उसके चेहरे में उसका बचपन छिप गया हो, ऐसा कवि बताता है। और इस पोयम में बताया गया है कि जब हम धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो बड़े होने की प्रक्रिया में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। देखिए, जब हम बड़े होते हैं तो हमारी मासूमियत हमसे छिन जाती है, जो हमारी सरलता होती है, हम बहुत सीधे साधे होते हैं बचपन में, वो भी हमसे छिन जाता है, क्योंकि हमारे अंदर मानसिक परिपक्वता आ जाती है। हम अंतर समझने लगते हैं चीजों में, हम कल्पना और वास्तविकता में अंतर जानने लगते हैं और अपने विचारों का निर्माण करने लगते हैं, तार्किक रूप से सोचने लगते हैं और विवेकपूर्ण बन जाते हैं, मतलब हमारे अंदर दिमाग आ जाता है। और कवि आगे बताता है कि बचपन में हम केवल दूसरों पर भरोसा करते जाते हैं, बिना पूछे बिना सोचे। हम कुछ सोचते भी नहीं है कि उनने क्या कहा है, हम तो केवल भरोसा करते जाते हैं, सब कुछ मानते जाते हैं। जो भी वयस्क कहते हैं, हमसे बड़े लोग जो भी कहते हैं, हम उनकी बात को मानते जाते हैं। और उसी आधार पे हम ये भी मानते हैं कि वयस्कों के पास प्रेम होता है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो इस प्रकार से पोयम में ये बताया गया है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग टाइप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोयम। देखिए, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, पोयम के अनुसार, कविता के अनुसार क्या, इज इन्वॉल्व, इन्वॉल्व यानी शामिल होना। तो कविता के अनुसार क्या शामिल है इन द प्रोसेस, प्रोसेस होती है प्रक्रिया, ऑफ ग्रोइंग अप, ग्रोइंग अप का मतलब बड़ा होना। तो बड़े होने की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल होता है, पोयम के अनुसार हमें बताना है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है, कविता के अनुसार बड़े होने की प्रक्रिया में क्या शामिल है। तो देखिए, हमने अभी अभी बताया कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारी मासूमियत और हमारी जो सरलता, सीधापन होता है, वो हमसे छिन जाता है, मानसिक परिपक्वता की हमें प्राप्ति होती है। और जब हम बड़े होते हैं तो वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। हम तार्किक हो जाते हैं, तर्क देके सोचने लगते हैं, विवेकपूर्ण हो जाते हैं और स्वयं के विचारों का निर्माण करने लगते हैं, इतने सक्षम बन जाते हैं और दूसरों के कार्यों को समझने लगते हैं। और जो हमसे बड़े लोग हैं, उनने जो पाखंड बनाए हैं, दोहरे मानक बनाए हैं, उनको भी हम समझने लगते हैं। तो देखिए, आंसर बताया गया है, कविता के अनुसार बड़े होने की प्रक्रिया में मासूमियत और सरलता का नुकसान होता है। सबसे पहले मतलब मासूमियत और सरलता हमसे छिन जाती है और मानसिक परिपक्वता की प्राप्ति होती है, ये सब शामिल होता है। एक वयस्क के पास
वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर करने की शक्ति आ जाती है। मतलब हम वयस्क बनने लगते हैं तो हमारे अंदर वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर करने की शक्ति आ जाती है। और जब हम वयस्क बनते हैं तो तार्किक और विवेकपूर्ण भी बन जाते हैं, स्वयं के विचारों का निर्माण करने में सक्षम हो जाते हैं। और वयस्क जब हम बनते हैं तो दूसरों के कार्यों को भी समझने लगते हैं। और जो वयस्क होते हैं, मतलब जो प्रौढ़ होते हैं, हमसे ज्यादा बड़े होते हैं, उन्हें एडल्ट कहा गया है, उनके द्वारा बनाकर रखे गए जो पाखंड होते हैं और दोहरे मानक होते हैं, उनको भी हम एहसास करने लगते हैं। तो देखिए आंसर काफी बड़ा बताया गया है, लेकिन जब हम ट्रांसलेट करेंगे ना तो बहुत आसान लगने लगेगा। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग कठिन है। तो देखिए कविता के अनुसार के लिए क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द पोएम लिखेंगे। फिर देखिए बड़े होने की प्रक्रिया में, तो ये लिखा है यहाँ पे, देखिए द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप लिखा है। और फिर देखिए मासूमियत, अब देखिए पहला शब्द है मासूमियत। इनोसेंट तो आपने सुना होगा, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, लेकिन इनोसेंस जो होता है उसका मतलब होता है मासूमियत। तो ध्यान रखना इनोसेंट से ही मिलता जुलता शब्द है इनोसेंस, जिसका मतलब है मासूमियत। एवं के लिए एंड कहेंगे। और फिर सिंपलिसिटी का मतलब होता है सरलता, ये तो आपको पता होगा, सिंपलिसिटी होती है सरलता। और फिर इसके बाद देखिए का के लिए ऑफ लिखेंगे, लॉस यानी होता है नुकसान। और फिर एंड यानी और मेंटल यानी मानसिक होता है मेंटल। और मेच्योरिटी यानी परिपक्वता, ये भी आपको पता होगा। तो मेंटल मेच्योरिटी यानी मानसिक परिपक्वता। और फिर प्राप्ति, देखिए प्राप्ति के लिए जो शब्द लिखा गया है वो ध्यान देना, अटेनमेंट लिखा गया। अटेन करना यानी कि प्राप्त करना होता है, और अटेनमेंट जो होती है प्राप्ति होती है। और शामिल होना जो क्रिया है वो होता है इन्वॉल्व। ध्यान रखना किसी भी चीज में शामिल होना, तो में शामिल होना जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। तो अभी तक हमने दो वर्ड देखे, एक तो इनोसेंस मासूमियत, सिंपलिसिटी आपको पता है, लॉस पता है, मेंटल मेच्योरिटी पता है, बस अटेनमेंट एक हमने वर्ड देखा और एक इनोसेंस देखा। फिर आगे देखिए एक वयस्क, देखिए यहाँ पे एक वयस्क के लिए लिखा गया है आ ग्रोन अप। ध्यान देना आ ग्रोन अप का मतलब है एक वयस्क, वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। तो आ ग्रोन अप का मतलब है एक वयस्क। और किसी के पास जब कोई चीज होती है तो के पास होना हैज होता है, हैज लगा के सेंटेंस बनाएंगे हम। फिर वास्तविकता आपको पता होगा, रियलिटी होती है वास्तविकता, एंड फैंटेसी होती है कल्पना। तो ध्यान रखना कि फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना। और बिटवीन यानी के बीच, बिटवीन यानी के बीच। और देखिए अब यहाँ पे अंतर करने की, अंतर करना को डिस्टिंग्विश, ध्यान रखना, तो अंतर करना को डिस्टिंग्विश कहा जाता है। और शक्ति के लिए पावर कहा जाता है, ये तो आपको पता होगा, पावर यानी शक्ति। तो देखिए अभी तक 4 वर्ड हो चुके हैं, इनोसेंस मासूमियत, और अटेनमेंट यानी कि प्राप्ति, और फिर आ ग्रोन अप का मतलब एक वयस्क, और डिस्टिंग्विश का मतलब हो जाएगा अंतर करना। फिर आगे देखिए एक वयस्क फिर आ गया यानी कि आ ग्रोन अप हो जाएगा। तार्किक यानी होता है लॉजिकल, ये तो आपको पता होगा लॉजिकल। विवेकपूर्ण यानी यहाँ पे लिखा गया है रेशनल। तो ध्यान रखना रेशनल का मतलब जो होता है यहाँ पे विवेकपूर्ण। और बिकम यानी बन जाता है, तो बिकम आपको पता होगा। एंड और अपने स्वयं के, अब देखिए अपने का मतलब है वयस्क जो व्यक्ति है वो लड़का है या लड़की है उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम हिज भी कह सकते हैं, हर भी कह सकते हैं। और OWN ओन यानी स्वयं का होता है। और थॉट्स यानी विचार होते हैं। निर्माण करना यानी बिल्ड क्रिया होती है, आपको पता होगा कि BUILD बिल्ड, बिल्ड करना यानी निर्माण करना। और सक्षम यानी कि होता है एबिल, ये भी आपको पता होगा। तो एबिल का मतलब होता है सक्षम। और फिर निर्माण करना बिल्ड हो जाएगा। थॉट्स यानी विचार, OWN ओन यानी स्वयं के, और अपने के लिए हिज लिख सकते हैं या फिर हर लिख सकते हैं। बिकम यानी बन जाता। विवेकपूर्ण का मतलब है रेशनल। और लॉजिकल यानी कि तार्किक। और एक वयस्क को आ ग्रोन अप। फिर आगे देखिए एक वयस्क फिर है आ ग्रोन अप। और फिर अदर्स यानी दूसरों की बात हो रही है, तो अदर्स। ऑफ यानी के, एक्शन यानी कार्य, देखिए कार्य को यहाँ एक्शन लिखा है। और समझना यानी अंडरस्टैंड होता है समझने लगना, तो अंडरस्टैंड हो जाएगा, ये तो आपको पता है। फिर आगे देखिए वह यानी कि यहाँ पे ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक वयस्क जो है लड़का या लड़की है उस पर निर्भर करता है, तो ही या सी कुछ भी आप लिख सकते हैं।
और एडल्ट्स यानी एडल्टों की बात हो गई, बाय यानी की द्वारा। अब देखिए बना कर रखे गए, इसके लिए देखिए मेंटेन आपने सुना होगा एक नाम, मेंटेन यानी बनाकर रखना, लेकिन बनाकर रखे गए मेंटेन्ड, तो ध्यान रखना मेंटेन्ड का मतलब है बनाकर रखे गए। अब देखिए पाखंड को हिपोक्रेसी कहा जाता है, ये आपको पता होगा, तो हिपोक्रेसी आप ध्यान रखेंगे, तो हिपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड। एंड यानी एवं हो जाएगा, डबल यानी दोहरे, और स्टैंडर्ड यानी मानक, तो डबल स्टैंडर्ड्स, और फिर एहसास करने लगता है यानी रियलाइज होता है, एहसास करना। तो देखिए ज्यादा कठिन वर्ड नहीं है क्योंकि अब लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, तो कुछ तो वर्ड होने चाहिए। तो पहला शब्द हमने देखा मासूमियत के लिए इनोसेंस, अटेनमेंट यानी कि प्राप्ति, और फिर ग्रोन अप का मतलब एक वयस्क, और फिर डिस्टिंग्विश का मतलब है अंतर करने की, यहाँ अंतर करना को कहा गया है। रेशनल का मतलब है यहाँ विवेकपूर्ण, और फिर यहाँ पे बिल्ड करना यानी निर्माण करना होता है, एबिल यानी सक्षम होता है, मेंटेन्ड यानी बनाकर रखे गए, और फिर हिपोक्रेसी का मतलब है पाखंड। तो ज्यादा कठिन वर्ड नहीं है, यहाँ डबल स्टैंडर्ड रियलाइज हो जाएगा। तो सभी वर्ड बाकी तो आपको पता होंगे। तो देखिए पहली लाइन से ट्रांसलेट करते हैं, कविता के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू द पोएम हो जाएगा, कविता के अनुसार। फिर देखिए बड़े होने की प्रक्रिया यानी कि हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, और फिर देखिए अब यहाँ पे बड़े होने की प्रक्रिया में शामिल होता है, प्रेजेंट सिंपल है तो इन्वॉल्व लिखेंगे, इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना, लेकिन प्रेजेंट सिंपल है, एस और जोड़ देंगे तो इन्वॉल्व यानी शामिल होता है। तो यहाँ पे देखिए इन आपको लिखने की फिर जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि में शामिल होना इन्वॉल्व होता है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएम यानी कविता के अनुसार, और फिर बड़े होने की प्रक्रिया यानी द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, और फिर इन्वॉल्व्स यानी शामिल होता है। फिर आगे देखिए प्राप्ति के लिए हमने बताया अटेनमेंट ऑफ, और फिर यहाँ मेंटल मैच्योरिटी यानी मानसिक परिपक्वता, एंड लॉस यानी कि नुकसान, लॉस यानी कि नुकसान, ऑफ यानी का, और फिर मासूमियत एवं सरलता के लिए लिखेंगे इनोसेंस एंड सिंपलिसिटी हो जाएगा। तो देखिए बहुत सरल सा ट्रांसलेशन हो गया कि अकॉर्डिंग टू द पोएम क्वेश्चन में मिल गया आपको, बड़े होने की प्रक्रिया द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप हो गया, इन्वॉल्व्स शामिल होता है, द अटेनमेंट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी एंड लॉस नुकसान ऑफ इनोसेंस एंड सिंपलिसिटी। फिर आगे देखिए एक वयस्क, देखिए ग्रोन अप हमने बताया आपको, ग्रोन अप, और फिर हैज यानी उसके पास होती है, ग्रोन अप एक वचन है तो के पास होना यानी हैजब वाले वाक्य हैं, तो फिर ग्रोन अप हैज यानी उनके पास होती है। अब क्या होती है उनके पास, द पावर यानी शक्ति होती है उनके पास, और फिर टू लगा के हम लिख देंगे अंतर करने की, और अंतर करने की के लिए हमने डिस्टिंग्विश बताया आपको, तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा, टू लगा के लिखेंगे, और फिर बिटवीन यानी के बीच, बिटवीन यानी के बीच, और फिर किसके बीच, वास्तविकता एवं कल्पना के बीच यानी रियलिटी एंड फैंटेसी हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रोन अप यानी कि एक वयस्क के, और फिर यहाँ पे हैज यानी के पास होती है, द पावर होती है, टू लगा के डिस्टिंग्विश हो जाएगा बिटवीन, और रियलिटी एंड फैंटेसी हो जाएगा। फिर आगे देखिए एक वयस्क फिर आ गया यानी कि ग्रोन अप, फिर लिख देंगे ग्रोन अप, और फिर बन जाता है, बीकम होता है लेकिन प्रेजेंट सिंपल है तो बीकम्स बन जाता है, और कैसा बन जाता है, तार्किक यानी लॉजिकल और रेशनल बन जाता है। तो प्रेजेंट सिंपल है, सब्जेक्ट लिखा ग्रोन अप, और फिर बीकम्स बन जाता है, लॉजिकल रेशनल बन जाता है, एंड, और फिर जो है अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने में सक्षम होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे एंड यानी कि एवं, और फिर इसके बाद देखिए एवं सक्षम होता है तो एंड के बाद इज सहायक क्रिया, तो एंड इज, और फिर सक्षम यानी कि एबिल, तो एबिल यानी सक्षम, और टू लगा के बिल्ड यानी निर्माण करने में, और किसी भी चीज का निर्माण करना होता है बिल्ड। ध्यान रखना तो का शब्द के लिए आपको अलग से नहीं लिखना है, और फिर अपने स्वयं के विचारों को फिर लिख देंगे, यानी कि अपने के लिए देखिए यहाँ पे हिज या हर, और OWN यानी स्वयं के थॉट्स यानी विचारों की बात हो गई। तो यहाँ पे ग्रोन अप यानी एक वयस्क, विकम्स यानी बन जाता है, लॉजिकल रेशनल बन जाता है, एंड इज एबिल और सक्षम होता है वो टू बिल्ड निर्माण करने में, हिज या फिर हर ऑन थॉट्स। आगे देखिए एक वयस्क दूसरों के कार्य को समझने लगता है, यानी कि ग्रोन अप एक वयस्क
अंडरस्टैंड यानी समझना होता है, प्रेजेंट सिंपल है, अंडरस्टैंड्स कर देंगे। और फिर यहाँ द एक्शन ऑफ अदर्स यानी दूसरों के कार्य को, तो फिर आ ग्रोन अप यानी एक वयस्क व्यक्ति, और फिर अंडरस्टैंड्स यानी समझने लगता है, द एक्शन यानी कार्य को, ऑफ अदर्स यानी दूसरों की। फिर आगे देखिए वही यानी कि यहाँ पे ही भी लिख सकते हैं आप, सी भी लिख सकते हैं, तो ही या सी लिखेंगे। और फिर महसूस करना रियलाइज होता है, लेकिन एस लगा के लिखेंगे क्योंकि प्रेजेंट सिंपल, तो रियलाइज एस करने लगता है। अब किस चीज का वो रियलाइज करने लगता है? पाखंड एवं दोहरे मानकों का। तो यहाँ पे ये पूरा लिखेंगे। पाखंड को हमने बताया कि हिपोक्रेसी कहा जाता है, और डबल स्टैंडर्ड्स एंड डबल स्टैंडर्ड्स हो जाएगा, और जो कि मेंटेन्ड यानी कि बनाकर रखा गया है, और बाय द एडल्ट्स यानी वयस्कों के द्वारा। तो यहाँ पे ही या सी लिखेंगे, और फिर रियलाइजेस लिखेंगे, और फिर यहाँ द हिपोक्रेसी एंड डबल स्टैंडर्ड्स मेंटेन्ड यानी बनाकर रखे गए बाय एडल्ट्स यानी वयस्कों के द्वारा। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए कविता के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू द पोएम, और फिर द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, और फिर इन्वॉल्व्स द अटेनमेंट ऑफ मेंटल मेच्योरिटी एंड द लॉस ऑफ इनोसेंस एंड सिंपलिसिटी। A grown up has the power to distinguish between reality and fantasy, और फिर a grown up becomes logical, rational and is able to build his या फिर her own thoughts लिखेंगे। फिर grown up understands the action of others यानी दूसरों के, और he या she लिखेंगे, और फिर realizes, और फिर the hypocrisy एंड डबल स्टैंडर्ड्स मेंटेन्ड बाय एडल्ट्स। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। यह आंसर थोड़ी सा बड़ा जरूर है, लेकिन 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आराम से बनने लगेगा। और ध्यान रखना ये लॉन्ग टाइप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज द पोएट फील यानी कवि को क्यों लगता है या कवि को क्यों महसूस होता है दैट की हेवन एंड हेल यानी स्वर्ग और नरक आर नॉट रियल प्लेसेस यानी वास्तविक स्थान नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कवि को ऐसा क्यों महसूस होता है कि स्वर्ग और नरक वास्तविक स्थान नहीं है। अब देखिए अथवा में भी पूछा जा सकता है, ये अथवा में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि व्हाट डज द पोएट रियलाइज, रियलाइज यानी एहसास होना, तो कवि को क्या एहसास होता है, और अबाउट यानी के बारे में, द एक्सिस्टेंस यानी अस्तित्व होता है, ऑफ यानी का, हेवन यानी स्वर्ग, एंड हेल यानी नरक। तो यहाँ पे पूछा गया है कवि को स्वर्ग और नरक के अस्तित्व के बारे में क्या एहसास होता है। तो ये रहा क्वेश्चन कि कवि स्वर्ग और नरक के अस्तित्व के बारे में क्या एहसास करता है यानी क्या अनुभव करता है। तो देखिए हमने आपको चैप्टर में बताया है कि कवि क्या कहता था कि स्वर्ग और नरक ऐसी जगह हैं जिन्हें वो भूगोल की किताबों में या एटलस में नहीं ढूंढ पाया, इसलिए उसे लगता है कि स्वर्ग और नरक जैसी कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि कवि केवल उसी चीजों पे विश्वास करता है जिन्हें वो ढूंढ सकता है, देख सकता है। इसलिए कवि अंत में यही कह देता है कि स्वर्ग और नरक जैसी कोई जगह नहीं होती है, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो देखिए आंसर बताया गया है, कवि एटलस या भूगोल की किताबों में स्वर्ग और नरक को नहीं ढूंढ सका। कवि को एहसास होने लगता है कि स्वर्ग और नरक वास्तविक स्थान नहीं है, क्योंकि वह केवल उसी पर विश्वास करता है जो वह ढूंढ सकता है और देख सकता है। फिर वो निष्कर्ष निकालता है कि ये स्थान एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एग्जिस्ट करना यानी अस्तित्व होना, मतलब इन स्थानों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो देखिए 4 लाइन का आंसर है, लेकिन ट्रांसलेशन से बहुत सरल लगने लगेगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग कठिन है। तो देखिए पहली लाइन से देखते हैं, कवि यानी द पोएट। देखिए एटलस मानचित्रों की किताब कहलाती है, जिसमें मानचित्र होते हैं बहुत सारे। इंग्लिश वर्ड है एटलस, और यानी या होता है, और जियोग्राफी यानी भूगोल होती है, और बुक्स यानी किताबें, ऑफ यानी की हो जाएगा, इन यानी में, और फिर यहाँ स्वर्ग और नरक को यहाँ पे हेवन एंड हेल कहा गया है। नहीं यानी होता है नॉट, और फाइंड यानी होता है ढूंढना, तो फाइंड नॉट फाइंड हो जाएगा। और सका, देखिए सका यानी सकना, सकना आपको पता है प्रेजेंट में कैन, लेकिन पास्ट में कुड होता है, तो यहाँ पे हम कुड लिखेंगे। फिर देखिए कवि को एहसास होने लगता है, एहसास होने लगना यानी कि रियलाइज कहलाता है। दैट यानी कि होता है स्वर्ग और नरक, यानी कि हो जाएगा हेवन एंड हेल।
और फिर रियल प्लेस यानी कि वास्तविक स्थान, तो रियल प्लेस हो जाएगा वास्तविक स्थान, नॉट यानी होता है नहीं, और फिर बिकॉज यानी क्योंकि होता है, तो बिकॉज यानी क्योंकि हो जाएगा, वह यानी ही, ओनली यानी केवल, और उसी पर विश्वास करना। देखिए बिलीव होता है किसी भी चीज पर विश्वास करना, तो यहां पे पर विश्वास करना बिलीव हो जाएगा, और उसी, और आगे कहा है जो, तो उसी शब्द को लिखने की जरूरत नहीं है, व्हाट यानी जो, वह यानी कि ही, और फाइंड यानी कि ढूंढना होता है, तो फाइंड, और फिर सी यानी कि देखना होता है, और फिर वह निष्कर्ष निकालता है, निष्कर्ष निकालना, कंक्लूड आपको पता होगा, निष्कर्ष निकालना होता है, और फिर दीज प्लेसेस यानी ये स्थान एग्जिस्ट नहीं करते, तो देखिए इंग्लिश वर्ड लिखा है एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब एग्जिस्ट करना यानी अस्तित्व होना, तो कोई भी यहाँ पे कठिन मीनिंग नहीं आया है जो आपको पता ना हो। तो देखते हैं पहली लाइन फिर, द पोएट यानी कि कवि। अब देखिए कुड यहाँ पे आपको लिखना है, तो ध्यान रखना कुड, लेकिन कुड के साथ नॉट मिला के लिखा गया है तो कुडंट हो जाएगा, कुडंट, और फिर यहाँ पे फाइंड यानी ढूंढना हो जाएगा, तो कुडंट फाइंड, और क्या ढूंढ रहे हैं हम, हेवन एंड हेल ढूंढ रहे हैं, इन यानी कि मैं, द बुक्स यानी किताबों में, ऑफ जियोग्राफी यानी भूगोल की, और एटलस लिख देंगे OR, और यानी होता है या, याद हुआ, तो द पोएट कुडंट फाइंड, ध्यान रखना कुड के साथ नॉट मिक्स करके लिखा जाता है, तो कुडंट, और फिर फाइंड, और हेवन एंड हेल इन द बुक्स ऑफ जियोग्राफी और एटलस। फिर आगे देखिए कवि को यानी कि द पोएट, और फिर यह एहसास होने लगता है यानी कि रियलाइज होता है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल रियलाइजेस कर देंगे, दैट यानी कि होता है, फिर स्वर्ग और नरक यानी कि हेवन एंड हेल हो जाएगा, तो हेवन एंड हेल, और फिर देखिए वास्तविक स्थान नहीं है यानी कि हम आर सहायक क्रिया लगा के रियल प्लेसेस, और फिर नॉट भी लगा है यहाँ पे, तो ध्यान रखना नॉट लगा के, आर नॉट लगा के लिख देंगे रियल प्लेसेस, तो यहाँ पे द पोएट कवि को रियलाइजेस एहसास होने लगता है दैट की हेवन एंड हेल आर नॉट रियल प्लेसेस यानी वास्तविक स्थान नहीं है, बिकॉज क्योंकि ही यानी कि वह, तो बिकॉज ही बिलीव्स वह विश्वास करता है, बिलीव्स यानी विश्वास करता है, और ओनली यानी केवल, तो ध्यान रखना पर विश्वास करना होता है बिलीव, तो बिलीव में एस जोड़ के, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है, बिलीव्स, और ओनली यानी केवल। अब देखिए उसी के लिए नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे जो शब्द बता रहे हैं उसी के बारे में, तो जो के लिए क्या हो जाएगा फिर व्हाट यानी कि जो, अब आगे देखिए जो वह यानी कि ही हो जाएगा, तो व्हाट ही जो वह, अब आगे देखिए ढूंढ सकता है एवं देख सकता है, तो कैन लिखेंगे, कैन यानी सकता है, कैन सी यानी कि देख सकता है, एंड फाइंड और ढूंढ सकता है, तो यहाँ पे व्हाट ही जो वह कैन सी देख सकता है, एंड फाइंड ढूंढ सकता, देखिए सकता दोबारा आ गया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे बिकॉज ही बिलीव्स ओनली व्हाट ही कैन सी एंड फाइंड हो जाएगा। फिर आगे देखिए वह निष्कर्ष निकालता है यानी ही, अब हमने बताया निष्कर्ष निकालना कंक्लूड होता है, तो कंक्लूड्स यानी निष्कर्ष निकालता है, दैट यानी कि, और फिर दीज प्लेसेस ये स्थान, दीज प्लेसेस ये स्थान एग्जिस्ट नहीं करते, देखिए प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव है, दीज प्लेसेस लिखा है बहुवचन, इस वजह से डू नॉट फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो डू नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, तो डू नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे ही यानी कि वह, और फिर कंक्लूड्स निष्कर्ष निकालता है दैट की दीज प्लेसेस ये स्थान डू नॉट एग्जिस्ट यानी कि अस्तित्व नहीं है। तो देखिए एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं, द पोएट यानी कि कवि, और फिर कुड नॉट फाइंड यानी नहीं ढूंढ सका, हेवन एंड हेल नहीं ढूंढ सका, इन द बुक्स ऑफ जियोग्राफी और एटलस, द पोएट कवि को रियलाइज एहसास होने लगता है दैट की हेवन एंड हेल आर नॉट रियल प्लेसेस, बिकॉज ही क्योंकि वह बिलीव्स करता है ओनली व्हाट ही कैन सी एंड फाइंड, और फिर ही कंक्लूड्स दैट दीज प्लेसेस डू नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये आंसर बिल्कुल भी कठिन नहीं है, तो सभी लोगों से आराम से बन जाएगा, बस एक बार आप रिपीट कर लेना तो आराम से बन जाएगा। इसके बाद अगला थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द थिंग यानी वह क्या चीज थी, दैट जो द पोएट कवि कुड नॉट फाइंड, यानी कुड नॉट यानी कुडंट लिखा जाता है, फाइंड नहीं ढूंढ सका,
इन द बुक्स ऑफ जियोग्राफी यानी भूगोल की किताबों में। तो वह कौन सी चीज थी जो कवि भूगोल की किताबों में नहीं ढूंढ सका। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, वह चीज क्या थी जो कवि भूगोल की किताबों में नहीं ढूंढ सका। तो देखिए अभी जो आंसर हमने पढ़ा है बिल्कुल यही का यही आंसर हम इसमें लिखने वाले हैं, क्योंकि यही पूरा आंसर है। तो देखिए कवि एटलस या भूगोल की किताबों में स्वर्ग और नरक नहीं ढूंढ सका, ये आंसर है। और आगे थोड़ा विस्तृत बनाने के लिए ये लाइनें भी लिख देते हैं कि कवि को फिर एहसास होने लगता है कि स्वर्ग और नरक वास्तविक स्थान नहीं है, क्योंकि वह केवल उसी पे विश्वास करता है जो वो ढूंढ सकता था और देख सकता था। फिर बाद में वो निष्कर्ष निकालता कि ये स्थान जो है एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो देखिए ये 4 लाइनें बिल्कुल अभी अभी हमने ट्रांसलेट की हैं। तो इसी वजह से ये वाला आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बैंक का है, ध्यान रखना। तो हमें ये आंसर समझाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो ये आंसर भी सब लोगों से बन जाना चाहिए। तो आज हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर किए, 3 ना कहें, एक प्रकार से 2 ही कहें, क्योंकि हमने दूसरा और तीसरा देखा उसका तो एक ही आंसर है, बस आपको रिपीट जरूर करना पड़ेगा। तो एक लॉन्ग टाइप का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे जरूर ध्यान से कर लेना। बाकी बची क्वेश्चन आंसर हम आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।